नमस्कार साथियों। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के अब तक मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद मैंने मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 इसके अंडर मैंने करीब 10 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मेटलर्जिकल टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें दी हुई थी। और इसके बाद मैंने फिर कुछ एक एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने 2 गाने भी डाले थे रफ़ी के सदाबहार नगमे की सीरीज में। और अब मैं फिर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील का वो पार्ट जो कि आपके बहुत काम का है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हीट ट्रीटमेंट के, जो कि हर एक प्रोसेस में अप्लाई होते हैं, लेकिन कई बार लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो उन खास 3 टॉपिक्स को मैंने लिया है, जिसको मैं आगे की सीरीज में कवर करूंगा। उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है हार्डनेबिलिटी का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी फायदेमंद है, इसे आप जरूर देखिएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील, उसका क्या इफेक्ट होता है अलग अलग एलॉइंग एलिमेंट का। और तीसरा जो है वो क्वेंचिंग के ऊपर है। क्वेंचिंग के ऊपर भी मुझे लोगों से पता चलता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि क्वेंचिंग क्यों करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, क्वेंचिंग रेट क्या होती है, क्वेंचिंग सीवियरिटी क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं। तो ये 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3 सीरीज में मैं इसको आपको अलग अलग पार्ट्स में, जैसे ये पार्ट 6 हो जाएगा, पार्ट 7 और पार्ट 8, ये 3 पार्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले हीट ट्रीटमेंट के 5 पार्ट्स अवश्य देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील। नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पार्ट 6 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो जो है बेसिकली हार्डनेबिलिटी के ऊपर है, जो स्टील की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलिए देखते हैं। क्या क्या कंटेंट है। पहले तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक के बारे में बता दूं कि इससे पहले मैंने 5 वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 टू पार्ट 5। उसमें मैंने क्या क्या कवर किया था। तो ये देखिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस थे, जैसे एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स थे, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स थे, आयरन कार्बाइड डायग्राम्स, टीटीटी कर्व्स, एनसीसीटी कर्व्स। और जो डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस थे उनके अंदर क्या क्या हमें स्ट्रक्चर मिलता है, माइक्रो स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था आपको। तो यदि आपने ये 5 वीडियो पहले के नहीं देखे हैं तो इन्हें अवश्य देख लीजिएगा और एंड तक देखिए, तब आप कुछ इससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पार्ट 6 जो करंट वीडियो है, इसमें मैं हार्डनेबिलिटी कवर कर रहा हूँ, जिसमें डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंस है, डिटर्मिनेशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डनेबिलिटी है, और इसका लास्ट में एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है। सो व्हाट इज हार्डनेबिलिटी? So hardenability is a measure of the capacity of a steel to get hardened when quenched from the austenitating temperature within bracket depth of hardening। इसका ये मतलब है कि हार्डनेबिलिटी स्टील की वो प्रॉपर्टी है जिसको यदि हम ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर से उसको क्वेंच करते हैं तो कहाँ तक वो हार्ड हो पाता है, कितनी डेप्थ तक वो हार्ड हो सकता है। ये प्रॉपर्टी जो है, इसको हम स्टील की हार्डनेबिलिटी कहते हैं। और इनडायरेक्टली देखिए तो ये डेप्थ ऑफ हार्डनिंग है कि किस डेप्थ तक वो उसको हार्ड कर सकता है। ये स्टील की प्रॉपर्टी है, इसी को हम हार्डनेबिलिटी कहते हैं। स्टील विद हाई हार्डनेबिलिटी फॉर्म मार्टेनसाइट इवन ऑन स्लो कूलिंग। यदि आपको याद हो तो मैंने पिछले जो आपको टीटीटी कर्व्स और सीसीटी कर्व्स बताए थे, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यदि आपको मार्टेनसाइट चाहिए होता है
तो आपको बहुत फास्ट क्वेंचिंग करनी पड़ेगी सो दैट आपको मार्टेनसाइट मिले। लेकिन जो स्टील जिनकी हार्डनेबिलिटी ज़्यादा होती है उनको यदि आप स्लो कूलिंग भी करेंगे तो भी उसमें मार्टेनसाइट मिल जाएगा। तो हाई हार्डनेबिलिटी स्टील के केस में स्लो कूलिंग में भी आपको मार्टेनसाइट मिलता है। थर्ड पॉइंट, हाई हार्डनेबिलिटी स्टील in a steel means that the steel forms martensite not only at the surface but to a large depth of throughout the interior। कहने का ये मतलब है कि यदि हाई हार्डनेबिलिटी स्टील की है तो ये नहीं कि वो सिर्फ सरफेस पे ही उसकी मार्टेनसाइट बनता है, वो काफ़ी हद तक मटेरियल के भीतर तक मार्टेनसाइट बनाता है। इसी वजह से इसको हाई हार्डनेबिलिटी स्टील कहते हैं। नीचे मैंने एक फार्मूला दिखाया है, जैसे हिंदी में यदि आप याद कीजिए कि संधि विच्छेद होता है तो हार्डनेबिलिटी का संधि विच्छेद मैंने किया है हार्डन प्लस एबिलिटी, मीन्स एबिलिटी टू गेट हार्डन। स्टील की वो क्वालिटी, वो प्रॉपर्टी जो यदि इसको क्वेंच किया जाए तो कहाँ तक वो हार्ड हो पाता है, इसको हम हार्डनेबिलिटी कहते हैं। हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कई लोग हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस करते, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हार्डनेस कभी भी जो है ये हार्डनेबिलिटी के बराबर नहीं होता है। हार्डनेस को हम क्या डिफाइन करते हैं? हार्डनेस को हम डिफाइन करते हैं मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। मीन्स यदि आप किसी भी स्टील की किसी वस्तु को दबाइएगा, किसी चीज़ से इंडेंट कीजिएगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होगी उसको हम हार्डनेस कहते हैं। जबकि हार्डनेबिलिटी में क्या होता है? हार्डनेबिलिटी में इज एबिलिटी ऑफ स्टील टू गेट हार्डन टू ए पर्टिकुलर डेप्थ व्हेन क्वेंच्ड। हार्डनेबिलिटी में स्टील की वो एबिलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से यदि उसको क्वेंच किया जाए तो किस हद तक वो हार्ड हो पाता है। ये मैंने देखिए फिगर से दिखाया हुआ है, ये राउंड सेक्शन है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यदि आप इसको सिंपल हीट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टील है, साइज़ यही है, तो आपको सरफेस पे हार्डनेस तो 50 HSR से मिल जाएगी, लेकिन यदि आप जैसे से भीतर जाइएगा आपको हार्डनेस कम होती चली जाएगी। ठीक इसके विपरीत कोई दूसरा स्टील है जिसको कि हमने वैसे ही हार्ड किया सेम क्वेंचिंग में, और यहाँ देखिए सरफेस पे तो हार्डनेस आ भी गई, लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी हद तक सरफेस के नीचे भी हार्डनेस मिलती है, 57, 58 तक हार्डनेस चली जाती है। तो ये एक हाई हार्डनेबिलिटी स्टील की पहचान होती है। लो हाई हार्डनेबिलिटी स्टील जनरली सरफेस पे, हाई हार्डनेबिलिटी मोर डेप्थ टू द सरफेस। तो यही इसकी पहचान है कि हाई हार्डनेबिलिटी यदि है तो काफ़ी डेप्थ तक वो हार्ड करता है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेबिलिटी हम कैसे करते हैं, मैंने एक पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाया है। इसके बारे में मैं डिटेल में जब मैं MQC सीरीज़ 2 का डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेबिलिटी बनाऊंगा तब आप उसको देखिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में होगा। ये सिर्फ मैंने एक सिंबॉलिक आप लोगों को दिखाया है कि ये स्टील का ये टेस्ट सैंपल्स होता है और यहाँ से एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वाटर स्प्रे किया जाता है, ये हाइट वगैरह सारे मेंटेन किए जाते हैं और इसको हीट कर लिया जाता है काफ़ी हद तक। ऑस्टेंटाइजिंग टेम्परेचर 880 या 920 डिपेंडिंग अपॉन उसका कंपोजिशन क्या है, उसको हीट करते हैं, रेड हॉट हो जाता है, फिर उसको क्वेंच करते हैं। तो धीरे धीरे स्टील ऐसे धीरे धीरे क्वेंच होते होते यहाँ तक ठंडा हो जाता है। इसको फिर हम लोग ग्राइंड करके और फिर इस पर हम सरफेस हार्डनेस चेक करते हैं। देखिए सब HRC के निशान हैं अलग अलग, और इसको यदि हम हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है 10, 20, 30, 40 मिलीमीटर, तो उसको यदि हम प्लॉट करें तो इस तरह का कर्व आएगा। इसको हम लोग हार्डनेबिलिटी कर्व बोलते हैं। फेमस है ये हार्डनेबिलिटी कर्व। क्या मतलब कि जैसे देखिए यहाँ से हार्डनेस आया, यहाँ थोड़ा रहा, इसके बाद धीरे धीरे डाउन होते होते फिर ये नीचे आ गया। तो ये हार्डनेबिलिटी कर्व है। ज्योमेट्रिक हार्डनेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टील, ये दिखाया है मैंने कि यदि हाई हार्डनेबिलिटी स्टील हो, जैसे ये कंपोजिशन है 4150H और दूसरा 8750H, इसी तरह से एक दूसरा है लो हार्डनेबिलिटी स्टील 8650 एंड 5150H।
जनरली हाई हार्डनिबिलिटी स्टील को एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक पहचान होती है। कहीं भी यदि आप कंपोजिशन जो उसका एसए का डिटेल है उसके आगे यदि एच लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि वो डेजिग्नेशन के आगे एच लिखा हो तो वो हाई हार्डनिबिलिटी या हार्डनिबिलिटी ग्रेड का स्टील होता है। अब इसमें देखिए ये हाई हार्डनिबिलिटी ग्रेड का स्टील है, तो इसका देखिए जॉमनी कर्व कितने ऊपर से चला जा रहा है, और ये लो हार्डनिबिलिटी का स्टील है, इसका जॉमनी कर्व देखिए ऐसे आ रहा है। यदि आप इसको अगेन एक पर्टिकुलर डेप्थ पे देखिए, मान लीजिए 30 मिलीमीटर पे देखते हैं आप, तो लो हार्डनिबिलिटी में हार्डनेस कितनी आएगी, 30 के आसपास आएगी। और जबकि इसी को यदि आप आगे बढ़ाइए हाई हार्डनिबिलिटी स्टील में तो ये करीब करीब 45 के आसपास आ जाएगी। तो ये एक पहचान है कि सेम डिस्टेंस पे यदि आप लो हार्डनिबिलिटी को चेक करेंगे तो आपको, क्योंकि डेप्थ ऑफ हार्डनिंग उसकी कम होती है और हाई हार्डनिबिलिटी स्टील की डेप्थ ऑफ हार्डनिंग काफ़ी भीतर तक हार्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे हार्डनेस आपको अच्छी मिलती है। तो ये एक जॉमनी हार्डनिबिलिटी कर्व है जो कि हाई हार्डनिबिलिटी और लो हार्डनिबिलिटी स्टील के लिए दिखाया गया है। ये कंपोजिशन है इसका, बेसिकली ग्रेड है ये। ये जो हार्डनिबिलिटी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डनिबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच इन्फ्लुएंस हार्डनिबिलिटी आर, क्या क्या है देखिए जो इन्फ्लुएंस करते हैं हार्डनिबिलिटी को। ऑस्टेटिक ग्रेन साइज है, दूसरा कार्बन कंटेंट है, और तीसरा एलॉइंग एलिमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इफेक्ट ऑफ ऑस्टेटिक ग्रेन साइज क्या होता है। हार्डनिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑस्टेटिक ग्रेन साइज, ये पहला सेंटेंस है कि हार्डनिबिलिटी किसी भी स्टील की यदि उसका ऑस्टेटिक ग्रेन साइज ज़्यादा है तो उसी हिसाब से वो ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे ग्रेन साइज बढ़ता जाएगा हार्डनिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। उसकी वजह क्या है, बिकॉज साइट्स फॉर न्यूक्लिएशन ऑफ फेराइट एंड परलाइट आर रिड्यूस्ड, thereby austenite transforms to martensite and hence hardenability increases। कहने का ये मतलब है कि जितना हाई ऑस्टेटिक ग्रेन साइज होगा तो उसके जो न्यूक्लिएशन होते हैं कूलिंग के दौरान, फेराइट एंड परलाइट, इनको स्पेस कम मिलता है, कम जगह मिलती है और ज़्यादातर एरिया ऑस्टेनाइट ही रह जाता है। और फिर जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो ज़्यादा मार्टेनसाइट बनता है, और ज़्यादा मार्टेनसाइट मतलब आपको हाई हार्डनेस मिलेगी। तो हाई हार्डनिबिलिटी स्टील जैसे जैसे ऑस्टेटिक ग्रेन साइज इंक्रीज होगा हार्डनिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये मैंने नीचे भी दिखाया हुआ है आपको कि लार्जर द ऑस्टेटिक ग्रेन साइज हायर द हार्डनिबिलिटी, स्मॉलर द ऑस्टेटिक ग्रेन साइज लोअर द हार्डनिबिलिटी। ये इसका एक इफेक्ट है। ये मैंने ग्राफिकली दिखाया हुआ है। ये एक स्टील का एक पैरामीटर होता है DI, जो कि हार्डनिबिलिटी जैसे ही है, और जैसे जैसे DI बढ़ता है, डायमीटर होता है, क्रिटिकल डायमीटर बोलते हैं इसको, ये जैसे जैसे बढ़ता है हार्डनिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो एक तरह से ये आप हार्डनिबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यदि यहाँ देखिए आप तो ये अलग अलग कर्व्स हैं। ये है ग्रेन साइज नंबर 4, 5, 6, 7, 8। इस केस में थोड़ा आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने स्लाइड्स में बताया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे वीडियोस आपस में इंटरेक्टिव हैं। इसीलिए यदि आपने पहले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था कि जितना बड़ा इसका ये जैसे नंबर है 4 है तो ये कम होगा, ये रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। यदि 4 है तो हाई है, 5 है तो कम है, 6 है तो और फाइन हो गया, 7 है तो और फाइन हो गया, और 8 है तो और फाइन हो गया। मतलब यदि ग्रेन साइज 8 है मतलब फाइन ग्रेन स्टील है, ग्रेन साइज 4 है तो लार्ज ग्रेन साइज है ऑस्टेनाइट का। अब यदि आप कंपेयर कीजिए इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो आप देखिए जो फाइन ग्रेन साइज है ग्रेड 8 में जो आता है इसका ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज, उसकी हार्डनेस वैल्यू या हार्डनिबिलिटी यहाँ तक आएगी। और यदि आप उसी को आगे बढ़ाइए और ग्रेन साइज 8 की जगह ये ग्रेन साइज 4 है जो कि कोर्स ग्रेन साइज है, उस केस में आप देखिए इसकी हार्डनिबिलिटी से काफ़ी ऊंची है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ग्रेन साइज बढ़ता जाता है स्टील की हार्डनिबिलिटी बढ़ती जाती है। इससे आपको क्लियर कट पता चल रहा है। इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन स्टील। कार्बन इज द मेन एलिमेंट विच इंक्रीजेज हार्डनेस। ये आपने
हार्डनेस के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है स्टील की हार्डनेस बढ़ती जाती है, और यदि स्टील की हार्डनेस बढ़ती है इसका मतलब उसका हार्डनेबिलिटी भी बढ़ेगा। हायर द कार्बन स्लोअर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ परलाइट एंड फेराइट, देयर बाई इंक्रीजिंग द हार्डनेबिलिटी। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतने इसका जो परलाइट फेराइट का फॉर्मेशन होता है वो स्लो रहेगा। इसका मतलब उसको ऑस्टेनाइट ज़्यादा मिलेगा कन्वर्ट करने के लिए, और ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा मार्टेनसाइट बनाएगा, इनफैक्ट हार्डनेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये एक हाई कार्बन का इफेक्ट है। और वेरी हाई कार्बन रिड्यूसेस टफनेस, इंक्रीजेस डिस्टॉर्शन एंड रिजल्ट्स इन क्रैकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। अब आप ये कह सकते हैं कि यदि हमें हाई हार्डनेस हो तो हमारे को हार्डनेबिलिटी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा यदि आप हाई हार्डनेस यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरे इफेक्ट हैं स्टील के, जैसे उसकी टफनेस रिड्यूस हो जाएगी, इसकी जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ जाएगा, और हाई कार्बन के चलते हीट ट्रीटमेंट के दौरान उसमें क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेंचिंग के दौरान। इसीलिए जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या मटेरियल किसके लिए यूज़ करना है तो हमें बैलेंस रखना पड़ता है कि हार्डनेबिलिटी भी ठीक ठाक आ जाए और न वो टूटे, न उसका टफनेस कम हो, और न ही उसमें क्रैक आए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंप्रोमाइज कंपोजिशन लिया जाता है जिससे कि हार्डनेबिलिटी भी अच्छी हो और बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स भी ना आए। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगेन ये देखिए अलग अलग स्टील ग्रेड्स हैं, 8660, 8640, 8630, 8620। तो आप यदि यहाँ देखिएगा तो ये कार्बन बढ़ता जाता है, ये 60 कार्बन है, 40 कार्बन है, ये 30 कार्बन है, और यहाँ आके ये 20 कार्बन हो जाता है। और यदि आप हार्डनेबिलिटी का कर्व देखिए तो जो 60 कार्बन वाले जहाँ कार्बन ज़्यादा है हार्डनेबिलिटी ऊपर है, 40 नीचे हो गया, 30 और नीचे हो गया, और 20 एकदम ही नीचे हो गया। अब यदि इसी पे यदि आप लेते हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो आप देखिए 30 के केस में ये यहाँ तक आता है, जबकि यही आप जाइए तो इसकी हार्डनेस इतनी मिलती है। तो इससे कहने का यह मतलब है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है आपकी हार्डनेबिलिटी बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ एलाइंग एलिमेंट्स, क्रोमियम, मॉली, मैग्नीज, निकल, वैनेडियम, ये हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बोरोन इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी इवन एट लोअर लेवल। बोरोन जो कि बहुत कम होता है, 0.0005 बोरोन स्टील होती है, ज़्यादातर ये फास्टनर्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं इनको। तो उसमें आप देखिए इवन इतना सा भी बोरोन 0.005 भी जो है वो हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो। एंड अप टू 0.25 कार्बन जो है 0.25 कार्बन लो कार्बन हो, लेकिन यदि उसमें बोरोन हो, इतना भी बोरोन हो, तो उसकी हार्डनेबिलिटी अच्छी मिलती है। और लास्ट जो है वो है सल्फर, कोबाल्ट एंड टाइटेनियम। ये हार्डनेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ये घटाते हैं हार्डनेबिलिटी को। ये अलग अलग एलिमेंट्स का और दिखा रहा हूँ मैं। सिलिकॉन इज रिलेटिवली इनइफेक्टिव इन लो कार्बन स्टील बट क्वाइट इफेक्टिव इन हाई कार्बन। सिलिकॉन का इफेक्ट यदि लो कार्बन स्टील है तो उसमें कोई खास नहीं होता है, लेकिन यदि वही हाई कार्बन स्टील हो तो वो भी हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑफ मैग्नीज अप टू 1% इज स्ट्रॉन्गर इन लो एंड हाई कार्बन स्टील देन इन मीडियम कार्बन स्टील। ये भी एक है कि यदि मैग्नीज यदि 1% के आसपास है तो लोअर और हाई कार्बन स्टील में तो बढ़ाता है, लेकिन मीडियम कार्बन स्टील के केस में ये नॉर्मल रहता है। इफेक्ट ऑफ निकल ऑन हार्डनेबिलिटी इज ग्रेटेस्ट इन मीडियम कार्बन स्टील। इसमें भी देखिए निकल यदि मीडियम कार्बन स्टील है और उसमें आप निकल ऐड करते हैं तो ये हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑफ क्रोमियम ऑन हार्डनेबिलिटी इज ग्रेटर इन मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में यदि आपका क्रोमियम ऐड करते हैं तो उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ती है। इसी तरह से ग्रेटर इफेक्ट ऑफ मोलिब्डेनम इज हाई कार्बन स्टील देन इन मीडियम कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के केस में मोलिब्डेनम का इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मीडियम कार्बन स्टील। इस पूरे जो मैं दिखाया मैंने आपको
कार्बन और एलॉइंग एलिमेंट्स का रिलेशन दिखाया है कि कार्बन कम हो, कार्बन मीडियम हो, कार्बन ज़्यादा हो, और ये सारी चीज़ें ऐड की जाएं तो उनका हार्डनेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल ये सारा इफेक्ट दिखा रहा है एलॉइंग एलिमेंट vis-a-vis कार्बन कंटेंट। Application of hardenability. Hardenability indicates depth of hardening in a quenching medium. It helps in the selection and design of a particular tool. आपको मालूम है यदि कि टूल स्टील्स वगैरह ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो हाई कार्बन और हाई हार्डनेबिलिटी के होते हैं, क्योंकि उनको डेप्थ ऑफ हार्डनिंग काफ़ी अच्छा चाहिए होता है, सो दैट उसको आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस केस में हाई हार्डनेबिलिटी जो है वो क्वेंचिंग मीडियम, पर्टिकुलर क्वेंचिंग मीडियम के लिए ये डिसाइड करता है कि भैया हमें कौन सा स्टील लेना है, उसका हार्डनेबिलिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये डिज़ाइनर इन चीज़ों को डिसाइड करता है। हीट ट्रीटमेंट साइकिल्स कैन बी डिजाइन डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेबिलिटी ऑफ, जैसे हाई हार्डनेबिलिटी स्टील कैन बी क्वेंच, ये मैंने पिछली बार अभी बताया था आपको कि हीट ट्रीटमेंट का साइकिल भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि ये हाई हार्डनेबिलिटी ग्रेड का स्टील है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाई टेम्परेचर और बहुत हाई क्वेंचिंग रेट से उसको क्वेंच करें, आप लोअर क्वेंचिंग रेट पे भी क्वेंच कीजिएगा तो आपको मार्टेनसाइट मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत उसको हाई क्वेंचिंग रेट पे क्वेंच कीजिए। इट हेल्प्स अ डिज़ाइनर एंड मैन्युफैक्चरर इन सेलेक्शन विद लो कॉस्ट स्टील और ए चॉइस टू अल्टरनेट स्टैंडर्ड स्टील्स विच कैन मीट द प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स इन ए गिवन पार्ट। ये डिज़ाइनर के लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि उसके पास हार्डनेबिलिटी के डाटा हैं तो हार्डनेबिलिटी डाटा को देखते हुए और उस पार्ट का, जिस पार्ट के लिए वो डिज़ाइन कर रहा है, उसके एप्लीकेशन को देखते हुए वो एक प्रॉपर ग्रेड का स्टील सेलेक्ट कर सकता है जो कि लो कॉस्ट भी हो सकता है। तो इस मामले में डिज़ाइनर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसे कौन सा स्टील चाहिए, और यदि हार्डनेबिलिटी के डाटा हैं उसके पास तो उससे वो इजीली सेलेक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर स्टील। तो ये सारा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और इसमें मैंने अपने हिसाब से बहुत कुछ जानकारी आपको दी है। बाकी इसके अलावा हार्डनेबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं वो मेरे अगले सीरीज में मिलेगा, मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 में। और उम्मीद इसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों में, खास करके जो हीट ट्रीटमेंट के ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं उनमें मैंने देखा है कि हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी में कंफ्यूज होते हैं। हार्डनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि ये है क्या हार्डनेबिलिटी, क्यों डेप्थ तक हार्डनेस क्यों हो जाती है, कार्बन का क्या इफेक्ट हो जाता है, एलॉय स्टील का क्या इफेक्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें, ऑस्टेनेट ग्रेन साइज का क्या इफेक्ट होता है। तो ये तीनों इफेक्ट जो है उससे वो सेलेक्ट कर सकता है कि हार्डनिंग टेम्परेचर हमें कितना रखना चाहिए, क्वेंचिंग रेट कितना रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हार्डनेबिलिटी से हमें जानकारी मिलती है। इसीलिए इसे आप देखिए, अपने साथियों को दिखाइए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मेरा अगला जो चैप्टर 7 है, इट विल बी ऑन इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स। एलॉइंग एलिमेंट्स का आपने कुछ तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, इसके अलावा भी क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एलॉइंग एलिमेंट का स्टील की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोगों ने इतना धैर्य से सुना और सराहा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं ये चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले चैप्टर के लिए आप इंतज़ार कीजिए इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।